प्रिय विद्यार्थियों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं जेएचपी कोचिंग में। जैसा कि आपको पता है प्रिय विद्यार्थियों कि मैं जीव विज्ञान कक्षा 12 की अनसॉल्व्ड पेपर हल करा रहा हूं और जिसमें मैं सेट नंबर 4 तक पूरे क्वेश्चन फाइनल करा दिया है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चलेंगे सेट नंबर 5 जो है 2023 का 348 सी के कोड नंबर। प्रिय विद्यार्थियों, आज ध्यान से देखेंगे बहुत ही अच्छी तरह से, ठीक है ना। देखेंगे हम सीधा का से स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं बहुत ही जल्दी ही, बिना ही देरी किए। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, एक का हमारा क्वेश्चन कह रहा है कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटता है। क्या कह रहा है, वह कौन सा एंजाइम है जो डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटता है। ठीक है, पहला है लाइगेज, दूसरा है हमारा एक्सोन्यूक्लिएज, ठीक है, तीसरा है एंडोन्यूक्लिएज और चौथा है पॉलीमरेज। तो मैं बता दूं प्रिय विद्यार्थियों, इसमें जो आपका राइट आंसर है जो डीएनए को विशिष्ट स्थानों से काटता है वह हमारा होता है एंजाइम एंडोन्यूक्लिएज। कौन होता है, एंडोन्यूक्लिएज। आप यह भी ध्यान रखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, ये विशिष्ट स्थानों से काटता है, डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटता है, ठीक है। लेकिन अगर जोड़ने का अगर काम पूछा जाए कि कौन जोड़ता है, कौन सा एंजाइम डीएनए के खंडों को जोड़ता है, तो आपका राइट आंसर कौन जब हो जाएगा, लाइगेज नामक एंजाइम हो जाएगा, जो डीएनए को जोड़ने का काम करता है। जो डीएनए के जो खंड होते हैं अलग अलग, उनको जोड़ने का काम कौन सा एंजाइम करता है, लाइगेज एंजाइम करता है। ये आप बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा। आपके एग्जाम में या तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है अथवा यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन जोड़ने का काम करता है, ठीक है। इसके बाद हमारा एक का ख क्वेश्चन कह रहा है एलन के नियम के अनुसार ठंडी जलवायु में रहने वाले स्तनधारियों में सामान्यता होते हैं। क्या, नंबर 1 छोटे अंग और शरीर के उपांग, दूसरा है बड़े अंग और शरीर के उपांग, तीसरा है छोटे शरीर का आकार और चौथा है प्रिय विद्यार्थियों सभी अंग एवं उपांग समान आकार के। तो मैं बता दूं प्रिय विद्यार्थियों, एलन के नियम के अनुसार जो है, जो ठंडी जलवायु में रहने वाले हमारे स्तनधारी होते हैं, जो मैमल्स होते हैं, वो उनका जो शरीर होता है कैसा होता है, उनके शरीर के जो अंग होते हैं वो छोटे होते हैं और शरीर के उपांग, यानी पहला जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्या होते हैं, उनके अंग छोटे होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों कि हमारा क्या कह रहा है, एक का ग कह रहा है कि मेंडल के द्विसंकर संकरण का फिनोटाइपिक अनुपात है। क्या कह रहा है कि जो मेंडल के द्विसंकर संकरण है होता है उसका फिनोटाइपिक अनुपात क्या होता है। नंबर 1 हमारे पास है, क्या है, 9:3:3:3:1 और दूसरा 9:7, तीसरा 3:1 और चौथा है 1:2:1, ठीक है। तो इसमें जो प्रिय विद्यार्थियों ये हमारा जो मेंडल के द्विसंकर संकरण का जो फिनोटाइपिक अनुपात होता है वो होता है पहला, क्या होता है, पहला ऑप्शन जो है 9:3:3:1 होता है। क्या होता है, यही ऑप्शन आपका सही है प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है ना। ये आपका मेंडल का तीसरा नियम है, ठीक है। इसके बाद हमारा एक का घ कह रहा है, क्या कह रहा है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण होता है, ठीक है। नंबर 1 हमारे पास सर्टोली कोशिका द्वारा, ठीक है, और दूसरा अधिवृषण द्वारा। इसके बाद है प्रिय विद्यार्थियों तीसरा जनन कोशिका द्वारा और चौथा है लीडिंग कोशिका द्वारा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है प्रिय विद्यार्थियों वो है लीडिंग कोशिका, क्या है, लीडिंग कोशिका द्वारा होता है, ठीक। इसके बाद देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों दूसरे का हमारा कह रहा है ZIFT और MTP का पूरा रूप लिखिए या कह दे पूरा नाम लिखिए, ठीक है। आपको उत्तर डाल लेना है, सबसे पहले लिखना है ZIFT का पूरा नाम। तो क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, जेड से हो गया हमारा जाइगोट, ठीक है, और आई से हो गया हमारा इंट्रा, क्या हो गया, इंट्रा, और एफ से हो गया हमारा फैलोपियन, क्या हो गया, फैलोपियन, और टी से हो गया प्रिय विद्यार्थियों ट्रांसफर, ठीक है, क्या हो गया, ट्रांसफर। ध्यान दीजिएगा, जाइगोट और
इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। आपसे क्या पूछा था? पूरा नाम पूछा था। आपको यही आपको करके आना है प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है। ट्रांसफर का मतलब होता है स्थानांतरण, फैलोपियन का मतलब होता है अंडवाहिनी, आपको पता भी होगा, ठीक है। इंट्रा का मतलब होता है अंतः। तो देखते हैं इसके बाद हमारा एमटीपी, इसका क्या होता है? एमटीपी का फुल फॉर्म होता है मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी। क्या होता है एमटीपी का? मेडिकल, टी से टर्मिनेशन, पी से प्रेगनेंसी। आपको ध्यान में रखना है बहुत ही अच्छी तरह से। यही क्या है इनके पूरे नाम है, या पूरा रूप आप कह सकते हैं, ठीक है। इसका पूरा नाम है। इसके बाद देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों, दूसरे का हमारा खा कह रहा है सह प्रभाविता को परिभाषित कीजिए। इसका उत्तर प्रिय विद्यार्थियों आपको सेटेक में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखना है प्रिय विद्यार्थियों कि हमारा दूसरे का ग कह रहा है कि अनुन्मील परागणी पुष्पों में परागण के प्रकार को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। यही कह रहा है। आपको लिखना है उत्तर में कि कभी ना खुलने वाले पुष्प क्या है? कि वैसे पुष्प जो कभी नहीं खुलते हैं, कभी ना खुलने वाले पुष्प क्या होते हैं? अनुन्मील परागणी पुष्प कहलाते हैं। कैसे वो पुष्प होते हैं? जो कभी नहीं खुलते हैं, ठीक है। ऐसे पुष्पों में कैसा परागण होता है? स्वपरागण ही पाया जाता है, स्वपरागण ही होता है। कैसे पुष्प? जो पुष्प कभी नहीं खुलते हैं, ठीक है। अगर कभी नहीं खुलते हैं प्रिय विद्यार्थियों, तो आपको पता है कि उसके जो पराग कण हैं वो किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर नहीं जा पाएंगे, और किसी दूसरे पुष्प के जो पराग कण हैं वो क्या हैं? वो इस वाले पुष्प के वर्तिकाग्र पर नहीं आ पाएंगे। क्यों नहीं आ पाएंगे? क्योंकि कभी खुलते ही नहीं हैं, और कभी खुलते नहीं हैं तो कैसा परागण पाया जाएगा? इनमें स्वपरागण पाया जाएगा। वैसे पुष्प को क्या कहेंगे? अनुन्मील परागणी पुष्प कहेंगे, जो कभी नहीं खुलते हैं। जैसे हमारे पास होते हैं मटर और सूरजमुखी, ठीक है। ये हमारे पास और भी एग्जाम्पल होते हैं, आप और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर सरल एग्जाम्पल आपको बताया है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगले क्वेश्चन हमारा पास क्या कह रहा है। कह रहा है प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है कि घ नंबर है दूसरे का, ठीक है। कह रहा है मानवों में ट्राइसोमिक जिसे कहते हैं त्रिसूत्रता, और मोनोसोमिक जिसे कहते हैं एकल सूत्रता स्थितियों में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको उत्तर डाल लेना। इसमें लिखना है ट्राइसोमिक में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है प्रिय विद्यार्थियों कितनी होती है? 2n+1 कितनी होती है? 2n+1, यानी एक की बढ़ोतरी हो जाती है, एक की क्या हो जाती है? बढ़ोतरी हो जाती है ट्राइसोमिक में। यहाँ पर आप देख सकते हैं n की जगह कितना रखा जाता है? 23 रखा जाता है। 23 दूनी 46 और 1 47 होती है। कितनी होती है? 47 होती है। आपको ऐसे ही बहुत ही अच्छी तरह से करके आना है। और मोनोसोमिक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? एक कम हो जाता है, यानी मतलब एक की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, 2n-1, यानी कि मतलब है प्रिय विद्यार्थियों की अगर इसको आप गुणा कराएं 23 दूनी 46 में घटाएंगे तो कितने गुणसूत्र बचेंगे? 45 ही बचेंगे। यानी कि मतलब इसमें एक की बढ़ोतरी हो रही है ट्राइसोमिक में, और मोनोसोमिक में एक की क्या हो रही है? कमी हो रही है, ठीक है। यही आपको बहुत ही अच्छी तरह से करके आना है, और आपको क्या है टेंशन बिल्कुल ही नहीं लेना है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, दूसरे का हमारा अंगा क्या क्वेश्चन कह रहा है, जैव विविधता क्षति के कोई 2 कारण बताइए। मैं ये क्वेश्चन पहले बता भी चुका हूँ, आप लिख भी सकते हैं इसका उत्तर। पहला क्या है हमारा कारण? अतिदोहन। दूसरा क्या है? आवासीय क्षति तथा विखंडन, ठीक है। ये हमारे क्या है आंसर है प्रिय विद्यार्थियों। 2 ही कारण पूछ रहा था, सिर्फ बताइए कह रहा है, तो आपको ऐसे ही लिखकर आ जाना है। तीसरे का हमारा क्या कह रहा है? स्वस्थ शब्द को परिभाषित कीजिए। अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कोई 2 महत्वपूर्ण कारक लिखिए, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये पहली बार मिला है हमें एनसार्ड में। आपको अच्छी तरह से करना, उत्तर डाल लेना है। इसमें आपको क्या लिखना है कि मनुष्य का शारीरिक
कामा सामाजिक और मानसिक रूप में तनाव रहित तथा विकार रहित होना ही क्या है, स्वस्थ है, यानी कि मतलब हेल्थ है। ऐसा नहीं है प्रिय विद्यार्थियों कि आप शारीरिक रूप से आप स्वस्थ हैं तो आप कह देंगे कि हम स्वस्थ हैं, बिल्कुल नहीं। आपको इन 3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी व्यक्ति शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से और मानसिक रूप से इन तीनों चीज़ से अगर क्या हो, स्वस्थ हो, तब उसे ही आप कहेंगे यह हेल्थ है। ठीक है, आपको ये 3 चीज़ बिल्कुल ही बहुत ही अच्छी तरह से कि ये 3 चीज़ आपके अंदर होनी ही चाहिए, तभी आपको स्वस्थ कहेंगे लोग। इसके बाद हम इसके कारक की बात करते हैं कि अगर स्वस्थ रहना है अच्छी तरह से तो हम क्या क्या अपनाएं, कौन सी विधि अपनाएं कि हम स्वस्थ रहें। आपको क्या करना पड़ेगा, संतुलित आहार, अच्छा भोजन खाना पड़ेगा, तभी आप क्या है शारीरिक रूप से मजबूत रहेंगे, आपके अंदर कोई भी रोग नहीं आएगा, यानी कि ना ही आपको बुखार होगा। ठीक है, और सामाजिक रूप से भी आप स्वस्थ रहेंगे। जैसे आप किसी के बगल में बैठ जाएंगे तो आप किसी को मारेंगे भी नहीं, आप क्या करेंगे, आप समाज में बहुत ही अच्छी तरह से अच्छे अच्छे शब्द भी बोलेंगे। मानसिक रूप से आपकी बुद्धि भी सही होना चाहिए, और कैसे क्या खाएंगे तो आप सही रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। संतुलित आहार, अच्छा भोजन आप खाइएगा, और व्यक्तिगत स्वच्छता ये बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान में रखना जरूरी है। व्यक्तिगत स्वच्छता भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप अच्छे यानी कि मतलब गंदे हाथ बिना ही धोए आप खाना खा लें तो आपको क्या हो जाएगा, रोग हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों कि हमारा क्वेश्चन तीसरे का खा क्या कह रहा है कि गॉस के स्पर्धी अपवर्जन सिद्धांत या नियम को संक्षेप में समझाइए। उत्तर डाल लेना है आपको, क्या लिखना है, एक ही तरह के संसाधनों के लिए, कैसे संसाधन, जो एक ही तरह के हों, कैसे एक ही तरह के जो संसाधनों के लिए स्पर्धा करने वाली दो निकटतम से संबंधित जातियां अनंत काल तक साथ साथ नहीं रह सकती हैं। क्या अनंत काल तक कोई दो जातियां रह सकती हैं? बिल्कुल नहीं रह सकती हैं। ठीक है, क्या लिखा है, स्पर्धा करने वाली दो निकटतम से संबंधित जातियां अनंत काल तक साथ साथ नहीं रह सकती हैं, और स्पर्धी रूप से घटिया जाति अंततः विलुप्त कर दी जाती हैं। ठीक है, यानी कि मतलब इसका जो स्पर्धी रूप से जो घटिया जाति अंततः विलुप्त कर दी जाती है। कैसी कर दी जाती हैं? बिल्कुल ही समाप्त कर दी जाती, विलुप्त कर दी जाती हैं। ऐसा तभी होगा जब संसाधन कैसा हो, ऐसा तभी हो सकता है जब संसाधन सीमाकारी होंगे, अन्यथा नहीं। ऐसा तभी हो सकता है प्रिय विद्यार्थियों, विलुप्त ऐसे तभी विलुप्त हो सकते हैं प्रजातियां जब क्या होगा, संसाधन सीमाकारी होंगे, अन्यथा नहीं। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, तीसरे का ग क्वेश्चन कह रहा है कि युग्म विकल्पी जिसे एलील को परिभाषित कीजिए। उदाहरणों के साथ बहुविकल्पीयता पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, यही कह रहा, लिखिए या कीजिए। तो उत्तर डाल लेना, आपको लिखना है प्रिय विद्यार्थियों कि किसी समजात गुणसूत्रों में एक लक्षण हेतु जीन्स के रूप में दो विकल्प उपस्थित होते हैं जो युग्म विकल्पी कहलाते हैं, यानी वो जोड़े में, जैसे स्मॉल टी कैपिटल टी, ये कैसे हैं, ये दोनों ही जोड़े में है और बिल्कुल ही समान है दोनों। जैसे आप स्मॉल टी ले सकते हैं, और जैसे आप कैपिटल टी ले सकते हैं। ठीक है ना, तो आपके गुणसूत्र कैसे हैं, बिल्कुल समान है दोनों ही। इसके बाद है हमारे
पास वो यही कह रहा था कि किसी समजात गुणसूत्रों में, कैसे गुणसूत्र, समजात गुणसूत्रों में, यानी जात उनकी एक समान, गुणसूत्रों में एक लक्षण हेतु, जीन्स के रूप में एक लक्षण हेतु, एक लक्षण के निर्धारण हेतु जीन्स के रूप में दो विकल्प क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। एक लक्षण निर्धारण के लिए दो ही क्या होते हैं, विकल्प उपस्थित होंगे। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा, जो क्या होते हैं, युग्म विकल्पी होते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं बहुविकल्पीयता क्या है, कि जब किसी गुण की वंशागति के लिए, जब किसी गुण की वंशागति के लिए बहुत सारे विकल्प उत्तरदायी होते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं, बहुविकल्पीयता कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक लक्षण के निर्धारण के लिए जहाँ पर बहुत सारे क्या हों, विकल्प उत्तरदायी होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, बहुविकल्पीयता होता है। जैसे उदाहरण में समझ सकते हैं आप, मानव का रक्त समूह, आपको पता है मानव का जो रक्त समूह है, मानव में क्या होता है प्रिय विद्यार्थी, जो रक्त समूह होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, आपको पता भी होगा, आपको नहीं भी पता है तो आप याद भी कर लीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों अच्छी तरह से, कि कौन से हमारे डोनर होते हैं, कौन से एक्सेप्टर होते हैं। ठीक है, जो है ओ ग्रुप होते हैं, AB ग्रुप होते हैं। आपको सभी प्रकार के आपको याद करके ही जाना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूरा का पूरा नहीं पूछा गया, नहीं तो मैं आपको अच्छी तरह से डिटेल में सभी ग्रुप के बारे में, ब्लड ग्रुप के बारे में आपको बताता। ठीक है, सिर्फ आपको इतना ही पूछा गया है क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है, आपको इतना ही करके आना है। सीधा आपको इतना पहले लिखना है कि जब किसी गुण की वंशागति के लिए बहुत सारे, लिखा है ना इसमें, बहु का मतलब बहुत सारे विकल्प उत्तरदायी होते हैं गुण के निर्धारण के लिए, तो वहाँ क्या होता है, उसे ही बहुविकल्पीयता कहते हैं। उदाहरण में क्या है, मानव का रक्त समूह। ठीक है, इसके बाद देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों, तीसरे का हमारा घ कह रहा है कि मानव में लिंग संलग्न अप्रभावी लक्षण की वंशागति को संक्षेप में समझाइए। तो इसका उत्तर आपको सेट 1 में मिल जाएगा। प्रश्न 5 का ग देखें प्रिय विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन मैं करा भी चुका हूँ, आपको बहुत ही अच्छी तरह से वही आपको समझ लेना है, वीडियो को बिल्कुल ही पछल के देख लेना है। ठीक है, और 4 का हमारा का कह रहा है, संकरण क्या है, जिसे कहते हैं क्रॉस कहते हैं अंग्रेजी में। संकरण क्या है, कृत्रिम संकरण की प्रक्रिया एवं महत्व का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो हमें सबसे पहले जानना है कि क्रॉस क्या होता है, संकरण क्या होता है। आपको उत्तर डाल लेना, इसमें आपको लिखना है कि संकरण किन्हीं दो जीवों के मध्य, संकरण क्या होता है, किन्हीं दो जीवों, कितने जीव होना चाहिए, 2, किन्हीं दो जीवों के मध्य वह क्रिया है, वह विधि है जिसमें युग्मजों का क्या होता है, संलयन होता है। यानी कि मतलब इसे ही क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं, जिसमें कितने जीव होना चाहिए, 2 जीवों के मध्य क्या होता है, युग्मजों का क्या होता है, संलयन होता है। इसके बाद हम देखते हैं कृत्रिम संकरण। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, कृत्रिम संकरण हमारा क्या होता है, यह जो होता है पौधा, यानी यह पादप जनन की एक क्या है, तकनीक है, ये विधि है प्रिय विद्यार्थियों। यह क्या है, एक पादप जनन, यानी जनन की जगह आप प्रजनन भी लिख सकते हैं। यह पादप प्रजनन या जनन की एक तकनीक है, विधि है, जिसमें क्या होता है, जिसमें 2 जनकों के वांछित लक्षण, जिसमें कितने, 2 जनक के वांछित लक्षण एक ही संतति में क्या होते हैं, प्राप्त करने के लिए उनके मध्य संकरण कराया जाता है। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, यह एक प्रकार की क्या विधि है पौधे वाली, जिसमें क्या होता है, 2 जनक के जो वांछित लक्षण होते हैं, वांछित लक्षण एक ही संतति में, कैसे, एक ही संतति यानी संतान में प्राप्त करने के लिए उनके मध्य क्या कराया जाता है, संकरण कराया जाता है। इसके हम देखते हैं इसका महत्व क्या है। तो इसका महत्व है प्रिय विद्यार्थियों कि इससे अवांछित पराग अस्वीकृति
अस्वीकृति से बचने में मदद मिलती है। क्या मिलती है? मदद मिलती है। ठीक है। और क्या होता है? समय की भी क्या होती है? बचत होती है। इसमें क्या होता है? और बचत भी होती है। इसमें क्या क्या लिखा है? कृत्रिम, आर्टिफिशियली रूप से अगर आप करा रहे हैं संकरण, तो उसमें क्या होगा? उसमें समय की तो बचत ही होगी। ठीक है। यही आपका प्रिय विद्यार्थियों राइट आंसर है। आई होप आपको यह पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर हमारा पूरा वीडियो समझ में आ गया है प्रिय विद्यार्थियों, तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।